हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यूजी सेमेस्टर 2 एसकेएमयू का क्या पढ़ने वाला है? कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। जैसा कि मैंने पहला वीडियो दिया था मेजर 2 का आप लोगों को, ये मेजर 3 देख सकते हैं आप, ये मेजर 3 है। मेजर 2 का 17 क्वेश्चन दिया था। 17 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बाहर आए और सारे क्वेश्चन मेरे PDF से मिल गया था। तो इसी प्रकार आज 18 क्वेश्चन देने वाले हैं और वो भी एकदम यही 16 क्वेश्चन है। आज 16 क्वेश्चन कर लिए तो आपके फिर एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन एकदम सारे संभावित क्वेश्चन हैं और आप आसानी से एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग यह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहले सिलेबस देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में क्या क्या है? बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। पोस्ट मतलब क्या हो गया? उत्तर, यानी व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के बाद के व्यवहारवाद को पढ़ना है। और दूसरा क्या है? डिबेट ऑन एंड ऑफ आइडियोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल थ्योरी, यानी एंड ऑफ आइडियोलॉजी क्या हुआ? विचारधारा का अंत। विचारधारा के अंत के डिबेट मतलब कोई हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वो कोई तर्क दे रहा है, हम कोई तर्क दे रहे हैं, तो दोनों में डिबेट हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? डिबेट। तो यानी विचारधारा का अंत जो था वो डिबेट था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा पॉलिटिकल थ्योरी पर, यानी राजनीतिक सिद्धांत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव। और यूनिट 3 में क्या है? यूनिट 3 में है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, यानी नागरिकता का सिद्धांत। और यूनिट 4 में है मल्टीकल्चरलिज्म मतलब बहुसंस्कृतिवाद। जैसे कि हमारा कुछ, जैसे हम हम यहाँ भारत में हैं, झारखंड में, हमारे यहाँ अलग वस्त्र होते हैं, आप दक्षिण में चले जाए अलग वस्त्र होंगे। जैसे ही दूसरी संस्कृति कह सकते हैं। हम लोग किसी और प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, वहाँ किसी और प्रकार का, यही हो गया संस्कृति। तो बहुसंस्कृतिवाद। और पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब यानी उत्तर आधुनिकता, यानी आधुनिकता के बाद। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? थ्योरीज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, यानी जो सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का थ्योरी पढ़ना है। रिसेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, यानी जो आज रिसेंट ट्रेंड चल रहा है जो पॉलिटिकल थ्योरी में, राजनीतिक सिद्धांत में, वो सबको पढ़ाना है। तो यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से शुरू रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि पहला मैंने ऑब्जेक्टिव देना भूल गया था, तो इस बार मैं ऑब्जेक्टिव भी 25 MCQ कर लेंगे, तो आपका लगभग 4 MCQ सही हो जाएंगे। एक MCQ हो सकता है इससे बाहर आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है बिहेवियरलिज्म क्या है? व्यवहारवाद। बिहेवियरलिज्म को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद। राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी राजनीति जो होता है उसका व्यवहार का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना। दूसरा है व्यवहारवाद की एक विशेषता बताई, यानी बिहेवियरलिज्म की एक विशेषता लिखिए। क्या है इसका आंसर? हो जाएगा अनुभवजन्य पद्धति पर जोर। तो आप यह याद कर लीजिएगा। और तीसरा है, तो पहले बड़ा कर लेते हैं, पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या है? तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या है? मूल्य आधारित प्रासंगिक राजनीतिक अध्ययन, यानी जो वैल्यूज़ हैं, जो उसके रिलेवेंस हैं। प्रासंगिक का इंग्लिश क्या होता है? रिलेवेंस। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत में दिया है उस सबका रिलेवेंस, उस सबका, यानी लोगों को जोड़कर इस सब में अध्ययन करना पोस्ट बिहेवियरलिज्म है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? समाज उपयोगी राजनीतिक अनुसंधान, यानी समाज के उपयोगी के लिए राजनीतिक अनुसंधान करना है। राजनीतिक अनुसंधान मतलब क्या होता है? रिसर्च करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पॉलिटिकल थ्योरी का पतन एक कारण है, यानी जो बताया है एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो किसका? पॉलिटिकल थ्योरी का पतन का एक कारण क्या है? अत्यधिक वैज्ञानिकता पर यानी जोर, यानी जो बताए ना कि व्यवहारवाद में कैसे अध्ययन किया जाता है? अधिक वैज्ञानिकता पर जोर देकर, तो इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी का पतन हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है पॉलिटिकल थ्योरी पुनरुत्थान का कारण है। तो किसका पुनरुत्थान का कारण है? मूल्य और नैतिकता की वापसी, ये सब फिर से लाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है पॉलिटिकल थ्योरी एंड ऑफ आइडियोलॉजी का अर्थ है विचारधाराओं की प्रासंगिकता में कमी, यानी प्रासंगिकता मतलब क्या होता है? रिलेवेंस। एंड ऑफ आइडियोलॉजी का प्रमुख विचारक कौन है? तो ये क्वेश्चन याद कर लिए, डेनियल बेल। ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है
आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मतलब क्या है, विचारधारा क्या है, राजनीतिक विचारों का एक संगठित समूह है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिटीजनशिप क्या है, यानी नागरिकता। हम लोग किस देश के नागरिक हैं, भारत के। तो हम लोग कहाँ नागरिकता प्राप्त है, भारत का। तो क्या होता है इसका अर्थ, नागरिकता का अर्थ क्या होता है, राज्य की सदस्यता की कानून स्थिति, यानी राज्य की सदस्यता। पॉलिटिकल में अभी जब भी राज्य देखिए तो राज्य से आशय किस क्या होना चाहिए आप लोगों का, देश। पॉलिटिकल में राज्य को ही देश कहा जाता है। देश की सदस्यता की कानूनी स्थिति। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता का अधिकार का एक अधिकार, मतदान का अधिकार। नागरिक का अधिकार रहेगा नागरिकता का, तभी तो आप मतदान कर सकते हैं, यानी वोट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नागरिकता का एक कर्तव्य है। नागरिकता का क्या कर्तव्य है, संविधान का पालन करना। कानून, संविधान को ही कानून भी कह सकते हैं, कानून ही एक कानून बनाया हुआ है, उसी प्रकार कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मल्टीकल्चरिज्म क्या है, यानी बहुसंस्कृतिवाद क्या है। बहुसंस्कृतिवाद पहचान की एक मान्यता है, यानी लोग अलग अलग संस्कृति से पहचाना जाता है, उसी का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 14 है, मल्टीकल्चरिज्म का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य संस्कृति समान का समान सम्मान, यानी जितने भी लोगों का संस्कृति, हम लोग का अलग संस्कृति है, कुछ लोगों का अलग संस्कृति है, तो सबको समान सम्मान दें। क्वेश्चन नंबर 15 है, पोस्ट मॉडर्निज्म आधुनिक क्या है। तो आधुनिकता की धारणाओं की आलोचना है, यानी जो मॉडर्निज्म था, आधुनिकता था, उस सबका जो आलोचना कर बनाया गया क्या, पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी उत्तर आधुनिकता। 16 नंबर, पोस्ट मॉडर्निज्म की विशेषता है। तो क्या विशेषता है, सार्वभौमिक सत्य का अस्वीकार। 17 नंबर क्वेश्चन है, सोशल चेंज क्या है, यानी सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक संरचना की परिवर्तन है, यानी कोई भी सामाजिक संरचना कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग का सामाजिक संरचना है, जैसे कि हम लोग जाति में बटे हैं, तो ये सब क्या हो गया, संरचना। जैसे हम छोड़िए, आप लोग समझ आइए कि जाति में बटा होना, तो ये कौन सी हो गया, सामाजिक संरचना। उस सब में परिवर्तन लाना, तो क्या है, सोशल चेंज, यानी सब लोग जाति को समान कर देगा, तो क्या हो जाएगा, सोशल चेंज। क्वेश्चन नंबर 18 है, पॉलिटिकल चेंज क्या है, राजनीतिक परिवर्तन क्या है। तो राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन, यानी राजनीतिक संस्था, जैसे संस्था हम लोग का क्या क्या है, बीजेपी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है, ये सब क्या हो गया, संस्था हो गया। चेंज का एक सिद्धांत है, यानी परिवर्तन एक सिद्धांत है, किसका है, विकासवादी सिद्धांत। जब भी परिवर्तन होगा तो किससे उसको प्रासंगिक किया जाएगा, तो विकास से प्रासंगिक किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेवोल्यूशन क्या है। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रांति। क्रांति क्या है, तो क्रांति का अर्थ होता है त्वरित और व्यापक राजनीतिक परिवर्तन। जैसे कि देखे होंगे नेपाल में हाल ही में क्रांति हुआ था, जेनजी परिवर्तन, जो भी जेनजी रेवोल्यूशन कहा जाता था। तो उसमें तुरंत क्या, वहाँ की सरकार गिर गई, वहाँ नया सरकार बनाया, और व्यापक परिवर्तन, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में परिवर्तन होता है। यहाँ से लगभग मैंने कितने 16 क्वेश्चन लिए हैं, 16 क्वेश्चन लिए हैं। आप इसको कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, आप लोगों का एग्ज़ाम यहीं से कवर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, बिहेवियरलिज्म का उदय, यानी व्यवहारवाद का उदय, विशेषता एवं राजनीतिक विज्ञान में इसका योगदान का वर्णन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर, पहला क्वेश्चन आंसर है, पहला पॉइंट बिहेवियरलिज्म। आप हिंदी में लिख लीजिएगा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद 20वीं सदी के मध्य विकसित राजनीतिक विज्ञान की एक आधुनिक अध्ययन पद्धति है, यानी 20वीं सदी मतलब क्या हो गया, 1901 से 1999 तक, 1999 तक, तो उसको क्या बोलेंगे, 20वीं सदी। तो इसमें बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य, यानी 1940-50 ये सब कह सकते हैं, यानी मध्य आप समझ ही गए होंगे, एक आधुनिक अध्ययन पद्धति है। आगे बढ़ते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और अनुभवजन्य के आधार प्रदान करना था। इसका उदय मुख्यतः अमेरिका में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद का उदय कहाँ हुआ था, अमेरिका में। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जहाँ दार्शनिक, आदर्शवादी और मानक प्रश्नों पर केंद्रित था, वहीं बिहेवियरलिज्म ने वास्तविक राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया, यानी जो वास्तविकता है उस पर बल दिया।
इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति को समझने के लिए व्यक्तियों, समूहों और दलों और संस्थाओं का व्यवहार का प्रत्यक्ष अध्ययन आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है बिहेवियरलिज्म के विकास में चार्ल्स मेरियन, ग्राहम वॉलस, रॉबर्ट डाहल तथा डेविन स्टीन जैसे विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन विद्वानों ने राजनीतिक अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग का बढ़ावा दिया। तो आप लोग इस जो भी वैज्ञानिक दिया है आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हो सकता है बता सकता है कि पूछ सकता है कि बिहेवियरलिज्म यानी व्यवहारवाद का कौन कौन समर्थक था। तो आप लोगों को यही नाम बता देना, चार्ल्स मेरियम, ग्राहम वॉलस, रॉबर्ट डाहल, डेविन स्टन जैसे विद्वान बिहेवियरलिज्म का समर्थक थे। तो यहाँ शुरू होता है तीसरा पॉइंट। बिहेवियरलिज्म की प्रमुख विशेषता में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, यानी जो विज्ञान का प्रयोग, तथ्य परकता मतलब क्या होगा, कोई फैक्ट पर बात। जैसे कि हम कह सकते हैं, अभी हमको बोल देंगे कि भारत का जनसंख्या 10 करोड़ है, तो आप कैसे विश्वास कीजिए, तो आप लोग सर्च कीजिए, जिसको पता नहीं होगा तो कौन सी हो गया, फैक्ट ऑफ तथ्य चेक कर रहे हैं। क्या हो गया, फैक्ट चेक कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, तथ्य परकता। सांख्यिकी विश्लेषण, यानी संख्याओं का जो भी संख्या आएगा उस सबका विश्लेषण किया जाएगा। सर्वेक्षण विधि कहा जाएगा। मूल्य निर्धारित तथा सत्यापन वेरिफिकेशन, यानी सबको जांच किया जाएगा और बल शामिल है। यह दृष्टिकोण व्हाट इज़ मतलब अर्थात राजनीति जैसी है उसका अध्ययन करने पर केंद्रित था। यानी जैसी राजनीति हो रही है वैसे ही अध्ययन करना है। क्वेश्चन अगला पॉइंट है, बिहेवियरलिज्म का एक महत्वपूर्ण योगदान यह रहा है कि इसने राजनीतिक विज्ञान को अधिक व्यवस्थित, आधुनिक और शोध उन्मुख बनाया है। राजनीतिक अध्ययन में डेटा संग्रह, मतदान, व्यवहार, जनमत और राजनीतिक सहभागिता आदि विषयों पर व्यवस्थित शोध प्रारंभ हुआ है। इससे राजनीतिक विज्ञान की सामाजिक विज्ञानों की अधिक निकट आया है। हालांकि बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद की कुछ सीमाएं भी रही है। इसने नैतिकता, न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसे मानक प्रश्नों पर की उपेक्षा की है, यानी इस पर सीमाएं लगाई, यानी इस पर बहुत डिबेट यानी बहस नहीं किया है। अत्यधिक वैज्ञानिकता के कारण यह सामाजिक यथार्थ और मानवीय मूल्यों से दूर होता गया है। यानी इन सब चीज़ों पर बात ना करने से, बहस ना करने से यह मूल्य, जो मानवीय मूल्य हैं, उन सबसे दूर हो गया। फिर भी इसके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इसने राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान कर अध्ययन की नई दिशा दी है, यानी विज्ञान से जोड़कर नई दिशा प्रदान की है व्यवहारवाद को। अगला पॉइंट है, इस प्रकार व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन को परंपरागत सीमाओं से निकालकर, यानी जो परंपरा से हम फॉलो कर रहे थे उसको निकालकर आधुनिक स्वरूप दे दिया, यानी जो मॉडर्निज्म आज हम जी रहे हैं उसका आधार दिया। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है, आप पोस्ट बिहेवियरलिज्म का उदय, सिद्धांत एवं बिहेवियरलिज्म से उसका अंतर स्पष्ट करें। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद से अंतर स्पष्ट करें, यानी दोनों का अंतर करें, अंतर बताएं। और तीसरा क्वेश्चन है पॉलिटिकल थ्योरी का पतन। तो ये क्वेश्चन एक और बता देते हैं। क्वेश्चन है, पॉलिटिकल थ्योरी का पतन के कारणों से उसके पुनरुत्थान में की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यानी जो पॉलिटिकल थ्योरी का पतन हो रहा है, राजनीतिक सिद्धांत का जो पतन हो रहा है, उसके कारणों और उसके पुनरुत्थान, उसके जो पॉलिटिकल थ्योरी पतन हो गया यानी समाप्त हो गया और फिर उसका पुनरुत्थान हुआ, यानी फिर से जब नया थ्योरी बनाया गया, तो उसकी भूमिकाओं का स्पष्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, 20वीं सदी के मध्य अनेक विद्वान ने यह मत व्यक्त किया कि पॉलिटिकल थ्योरी का पतन हो रहा है। यानी 20वीं सदी मध्य कह सकते हैं, 1940, 50, 60, इस सब वही दौरान बताया गया। इसका तात्पर्य यह था कि राजनीतिक सिद्धांत अपनी दार्शनिक गहराई, नैतिकता और सामाजिक प्रासंगिकता खोती जा रही है। पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत जहां न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार जैसे मूलभूत प्रश्नों पर विचार करता था, वहीं आधुनिक अध्ययन में अत्यधिक वैज्ञानिक और तकनीकी हो गया। यानी जो स्वतंत्रता था, समानता था, इन सब पर ना जोर देकर आधुनिक वैज्ञानिकता पर जोर दे दिया है। तो इससे क्या हो रहा है, प्रश्नों का विचार खत्म हो रहा है। पॉलिटिकल थ्योरी का पतन कई कारण बताए जाते हैं।
जैसे कि प्रथम क्या है, बिहेवियरलिज्म का अत्यधिक प्रभाव, यानी व्यवहारवाद का अत्यधिक प्रभाव, जिसने मूल्यों की निरपेक्षता पर जोर दिया, यानी फैक्ट पर और जो भी तथ्य सत्यापन पर इस पर जोर दिया। और द्वितीय कारण क्या है, वैज्ञानिक पद्धतियों पर आत्मनिर्भरता, जिसे मानक प्रश्नों की उपेक्षा हुई, यानी वैज्ञानिक पर अधिक जोर दिया, वैज्ञानिक प्रश्नों पर अधिक जोर दिया, जिससे मानक प्रश्न जैसे ये सब बताएं, स्वतंत्रता, समानता, इस सब पर कम जोर दिया है। तृतीय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारिक राजनीतिक नीतिगत अध्ययन अधिक ध्यान। चतुर्थ, विचारधाराओं का क्षय की धारणा, इन कारणों से राजनीतिक सिद्धांत की पारंपरिक भूमिका कमजोर होती प्रतीत हुई है, किंतु यह स्थिति नहीं रही 1960 के दशक के बाद। पोस्ट बिहेवियरलिज्म मतलब उत्तर व्यवहारवाद कब शुरू हुआ, व्यवहारवाद जब खत्म हो गया। उदय ने पॉलिटिकल थ्योरी को पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त किया, यानी जो पॉलिटिकल थ्योरी यानी उत्तर व्यवहारवाद का समाप्ति हो, उसके बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने व्यवहारवाद का पुनरुत्थान किया, यानी फिर से जिंदा किया, आप कह सकते हैं। डेविड स्टीन और अन्य विद्वानों ने तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म का प्रमुख प्रबल समर्थक आप कौन कह सकते हैं, डेविड स्टीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद कर लीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। डेविड स्टीन और अन्य विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया कि राजनीतिक अध्ययन समाज को कटकर नहीं रह सकती, यानी जो राजनीतिक अध्ययन करेगा वो समाज को कटकर नहीं रह सकती, यानी समाज के मुद्दे उसमें होने चाहिए। उन्होंने मूल्यों को, नैतिकता और जन कल्याण को पुनः केंद्र में स्थापित किया, यानी जिससे जन कल्याण हो, नैतिकता उत्पन्न हो, उस सबको केंद्र स्थापित किया। अगला पॉइंट है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने यह स्वीकार किया कि राजनीतिक सिद्धांत केवल व्याख्यात्मक नहीं है बल्कि मार्गदर्शन भी होना चाहिए। खाली आप व्याख्या कर दें यानी किसी चीज़ को बता दें वो नहीं है, बल्कि मार्गदर्शन होना चाहिए, यानी रास्ता दिखना चाहिए, उससे चरित्र निर्माण, नैतिकता उत्पन्न होनी चाहिए। इससे सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, समानता और लोकतंत्र जैसे विषयों को पुनः महत्व दिया। परिणाम स्वरूप पॉलिटिकल थ्योरी में नई ऊर्जा संचार हुआ, उसका पुनरुत्थान संभव हुआ, यानी जो व्यवहारवाद उन वैज्ञानिकता पर जोर दे रही थी, तो पोस्ट व्यवहारवाद ने फिर से ये सब समानता, नैतिकता, इन सब पर जोर दिया, जिससे उसका फिर से पुनरुत्थान संभव हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कर्षतः, और यह निष्कर्ष निकाल के आप बोल दीजिए, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल थ्योरी का पतन मुख्यतः अत्यधिक वैज्ञानिकता और मूल्य निरपेक्षता का परिणाम था, यानी जो वैज्ञानिकता पर अधिक जोर दिया था, इसी के कारण पॉलिटिकल थ्योरी का समाप्त हुआ। जबकि पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी उत्तर व्यवहारवाद के नए मूल्यों, प्रासंगिकता और पुनर्स्थापित करने के लिए उसके पुनरुत्थान के निर्णायकों में भूमिका निभाई। यही समकालीन राजनीतिक सिद्धांत का विकास की यात्रा को महत्वपूर्ण चरण है, यानी फिर से उत्तर व्यवहारवाद ने किस पर जोर दिया, नैतिक मूल्यों पर, और यही स्वतंत्रता, समानता पर जोर दिया। और यहाँ क्वेश्चन है, व्यवहारवाद और पोस्ट व्यवहारवाद के कौन कौन समर्थक थे, उनके बीच क्या अंतर है। और यही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहीं से मैंने PDF दिया है, लगभग 16 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, यानी विचारधारा का अंत का तात्पर्य क्या है, इसके उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है, आप सब पढ़ लीजिएगा। इसका PDF कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा, वहीं आपको मिल जाएगा PDF का लिंक। और 6वां क्वेश्चन है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, बहस पर प्रमुख विचारकों के विचारों की विवेचना कीजिए, यानी जो विचारधाराओं का अंत, जो कौन कौन विचारकों ने इस पर बल दिया है, उसका विवेचना करना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विचारधारा के अंत पर बहस राजनीतिक सिद्धांत पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो विचारधारा का अंत बता रहा था उससे राजनीतिक सिद्धांत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 8 है, विचारधारा का अंत सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, यानी जो बताया विचारधारा के सिद्धांत, उसका आलोचनात्मक, यानी उसमें क्या क्या खराबी है, उस सबको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नागरिकता के संकल्पना क्या है, इसके स्वरूप तत्वों की विस्तृत वर्णन कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है। और 10 नंबर आप देखिए, 10 नंबर था, 10 नंबर यहाँ है, TH मार्शल। ये भी आप पूछ सकता है, नागरिकता का प्रमुख समर्थक कौन था, तो TH मार्शल आप लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। आप सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव आप आसानी से कर पाइएगा, तो आप लोग सब्जेक्टिव जरूर पढ़ के जाइए। यहाँ अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में नागरिकता की बदलती प्रकृति का विश्लेषण कीजिए,
12 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 13 नंबर बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टीकल्चरलिज्म की संकल्पना का विस्तृत वर्णन दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुसंस्कृतिवाद के पक्ष और विपक्ष के तर्कों का विश्लेषण कीजिए। 14 नंबर। और 15 नंबर क्या है, उत्तर आधुनिकता यानी पोस्ट मॉडर्निज्म की संकल्पना और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और मैंने 16 क्वेश्चन लिया, आप कर लेंगे तो फिक्स है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आप 6 क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है तो आप 4 आसानी से कर पाएंगे। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के नवीन प्रवृत्तियों की विस्तृत विवेचना कीजिए। ये यूनिट 6 का क्वेश्चन है ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।